जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द थर्ड सेशन। और इन सेशंस में हम पीआईबी के सारे आर्टिकल्स को देख रहे होते हैं ताकि 2027 के अटेम्प्ट के लिए हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर सके अपने करंट अफेयर्स की। ये देखिए एक ऐसी सीरीज है, अगर आप डेली और रेगुलरली इसे फॉलो करते हैं तो डेली 15-20 मिनट की वीडियोस रहेंगी और लास्ट तक आते-आते आपके पास 150-200 वीडियोस बन जाएँगी, जिनका आपने जस्ट उनको देखना है। 35-40 घंटे का कंटेंट होगा। आप रेगुलरली फिर उसके बाद अगर रिवाइज़ करेंगे, अपने नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि यहाँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी और ऑलमोस्ट नथिंग विल बी लेफ्ट। तो 40-50 क्वेश्चन आप जस्ट इस 40-50 मार्क्स का पेपर आप जस्ट इस सीरीज़ को फॉलो करके डेफिनिटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ रहने वाली है। कल का ये पहला आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, पहले तो इसके स्ट्रक्चर पे भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत डीपली इस योजना को यहाँ पे रिवाइज़ भी करेंगे। ऑलरेडी इससे सवाल बने हुए हैं। तो इसके अंडर क्या है कि कुछ एक नई कैलेमिटीज़ जो है वो ऐड कर दी गई है। पहले क्या होता था कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके तहत जो इंश्योरेंस दी जाएगी फसलों को, उसमें जो ह्यूमन लॉसेस हैं, है ना? ह्यूमन प्रिवेंटेबल लॉसेस हैं, उनको इसमें कवर नहीं किया जाता था। उन प्रिवेंटेबल लॉसेस में वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा कॉज़ किया हुआ लॉस भी शामिल था। सिर्फ़ नेचुरल रिस्क इसमें कवर्ड थे कि अगर कोई जंगली जानवर आकर के आपकी फसल तहस-नहस करके जाता था, तो आपको इसमें बीमे का राशि जो है वो मिलनी नहीं थी। अब क्या किया है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, लोगों की रिक्वेस्ट पे वाइल्ड एनिमल्स भी अगर आकर के आपको, है ना, आपकी सूअर आपकी फसल को बर्बाद कर जाता है, तो आप क्लेम कर सकते हैं अपना फसल बीमा योजना, अगर आपने करवा के रखी हुई है तो। लेकिन ये क्या है ये भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने स्टेट्स पे छोड़ दिया है कि स्टेट जो है अपनी कंडीशन पे वाइल्ड एनिमल्स भी कैटेगराइज़ कर सकते हैं, नोटिफ़ाई कर सकते हैं कि अच्छा ये वाइल्ड एनिमल अगर लॉस कॉज़ करेंगे तो हम कंसिडर करेंगे, राइट? और इनंडेशन जो है ये ऑलरेडी, मतलब अगर बाढ़ आती है तो उससे अगर आपके फसलों का लॉस होता है, तो उसे तो ऑलरेडी पहले भी कवर किया गया था। अब देखिए ये जो फसल बीमा योजना है, ये 2016 में लॉन्च की गई थी। सवाल यहाँ से ये बनेगा कि ठीक है, फसल बीमा योजना के तहत फसलें तो कवर हो रही है, लेकिन जो जो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम क्या सारी फसलों के लिए सेम है? नहीं। जो खरीफ क्रॉप है ना? खरीफ क्रॉप है, इसमें देखिए तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है खरीफ क्रॉप्स में, क्योंकि ये बाढ़ के सीज़न में नॉर्मली प्लांट की जाती है। तो जिस क्रॉप में जितना ज़्यादा रिस्क, उस हिसाब से इसमें प्रीमियम रखा गया है कि मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए की अपनी इंश्योरेंस करवाई है, तो 2% खरीफ क्रॉप्स में, आजकल जो उगाई जाती है ना इंडिया में, वो खरीफ क्रॉप होती है। आजकल मतलब थोड़े बरसातों में, है ना? जो उग रही होती है, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो उसमें 2% प्रीमियम लगेगा। राबी क्रॉप्स क्योंकि उसमें थोड़ा कम रिस्क होता है, तो 1.5%, और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उसमें 5% तक का जो है आपको प्रीमियम देना पड़ता है। खास बात इसमें ये है कि आपको जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी इसमें कवर्ड किए गए हैं। लेकिन सिर्फ़ 14 दिन तक, जो है ना, मान लो आपने हार्वेस्ट कर दी क्रॉप, उसके 14 दिन के अंदर ही अगर वो लॉस हुए हैं, वो भी नोटिफाइड लॉसेस, वो इसमें कवर होते हैं। एक्सक्लूज़न मैंने ऑलरेडी बताया, प्रिवेंटेबल ह्यूमन एरर की वजह से जो है ना, अगर आपने खुद ही आग लगा ली, वो वॉर हो गया, न्यूक्लियर रिस्क हो गया, ये इसमें कवर्ड नहीं है ना? यहाँ से वो सवाल बना सकता है, क्या वॉर और न्यूक्लियर रिस्क कवर्ड है? नहीं, ये एक्सक्लूसिवली दिया गया है कि ये जो है कवर्ड नहीं है इसमें, राइट? फिर अगर आपने क्लेम भी करना है तो पीएमएफबीवाई पोर्टल पे आपको 72 घंटे के अंदर, कितने हुए ये? 24 दिए हैं, है ना? तो वो आपको 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कर देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ आप बैंक, इंश्योरेंस चैनल के थ्रू भी, लेकिन 72 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। आगे आते हैं ऑयल सीड एंड पाम ऑयल प्रोडक्शन पे। एक आर्टिकल था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। हुआ ये है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम, ये तो 2024 में लाया गया था एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स के लिए। क्योंकि देखिए हमारा ऑयल सीड का, पहले हम देख लेते हैं कि ऑयल हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। जो भी हमारा एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट रहता है, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल, उसके बाद हमारा एक पल्स डायलेमा रहता है। पल्स डायलेमा क्या है इंडिया का? इंडिया सबसे ज़्यादा पल्स कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा दालें हम प्रोड्यूस भी करते हैं और सबसे ज़्यादा दालें हम ही इम्पोर्ट भी करते हैं। ये एक अलग लेवल का डायलेमा है इंडिया का। प्रोड्यूसर भी सबसे बड़े हम, इम्पोर्टर भी सबसे बड़े हम, है ना? कंज्यूमर भी सबसे बड़े हम।
तो पल्सेस जो है हम सेकंड नंबर पे इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट वगैरह, है ना, जो कि अमेरिका के साथ जो हमारी अभी डील भी हुई थी, इसी वजह से वो न्यूज़ में थी। उतने ज़्यादा हम इंपोर्ट उतना इन चीज़ों को उतना नहीं करते हैं जितना वेजिटेबल ऑयल और पल्सेस को। वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट रहता है ना? इंडिया में भी प्रोडक्शन होता है और सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, फिर मध्य प्रदेश में ऑयल सीड का, है ना? ऑयल सीड का, ये आपको 2 बातें यहाँ पे थोड़ा याद रखनी है। अब देखो, ऑयल सीड के प्रोडक्शन, इसी डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमने ये मिशन लाया था। मिशन का उद्देश्य क्या है कि 2022-23 में जहाँ हम लगभग 40 मिलियन टन का ऑयल सीड प्रोडक्शन करते थे, हम चाहते हैं कि ये 70 मिलियन टन के आसपास जो है 2030 तक हो जाए। तो अभी जो है हम इसको बूस्ट कर ही रहे हैं, कितना हुआ है वो जानने की ज़रूरत नहीं है ना? टारगेट आपने ऑलमोस्ट याद रखना है कि ऑलमोस्ट डबल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एट लीस्ट इतना पता हो कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर अगर कमोडिटी हम कोई इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑयल सीड है। ऐसे इन ऑयल पाम लगाने के लिए, है ना, पाम ऑयल को या पाम ऑयल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ये ऑयल सीड का मिशन है ना? 2024 में लॉन्च हुआ। ये ऑयल पाम का मिशन है, ऑलरेडी 2021 में लॉन्च हुआ था। सवाल वो ये पूछेगा कि ऑयल पाम वाला मिशन क्या, है ना, स्पेशल फोकस है एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? पाम ऑयल के, पाम को ग्रो करने के लिए आपको पानी बहुत चाहिए होता है। आजकल पाम ऑयल सबसे ज़्यादा कौन ग्रो करता है? आंध्र प्रदेश। लेकिन इसमें पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। पानी होता है है ना? नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा। आप मुझे बताएँगे सबसे ज़्यादा रबड़ कल्टीवेटिंग स्टेट इंडिया का कौन-सा है? तो ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा होता है ना? पाम ऑयल प्रोडक्शन। तो दिस मिशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड विथ स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और 15 स्टेट्स में ही इसका फोकस है। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। सिर्फ 15, है ना, स्टेट्स में है। और इसमें प्लांटिंग ऑफ ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांटेशन एटसेट्रा, इनके लिए भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स एटसेट्रा इस्टैब्लिश करने के लिए इसमें प्रोविज़न किया गया है। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है एमएसपी पे। देखो, बहुत सारी सवाल पूछे गए हैं। कन्फ्यूजन इसमें बहुत रहता है कि अच्छा कितने क्रॉप्स कहाँ कैसे कवर्ड है। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी जो सेटअप करती है ना? तो वो सीएसीपी के रिकमेंडेशन पे करती है ना? कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि स्टैट्यूटरी कमीशन नहीं है, राइट? तो ये जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, ये क्या करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के साथ पहले बातचीत करता है। उसके बाद ये रिकमेंड करता है कि अच्छा प्राइस क्या होना चाहिए, ये रिकमेंड करता है प्राइस। फिर जो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उस प्राइस को नोटिफ़ाई करती है ना? सोइंग सीज़न में जब आपको क्रॉप सो करनी होती है, और वो भी 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए, है ना? जिसमें ऑयल सीड्स भी शामिल है, जिसमें दालें भी शामिल है ना? तो उनके लिए ये, है ना, कोपरा भी शामिल है, कॉटन भी शामिल है, ठीक है? उनके लिए जो है ये ये एमएसपी का प्रोविज़न किया गया है। आप मुझे बताएँगे कि इंडिया में जो शुगर केन है, उसको कौन से प्रोविज़न के तहत और कौन उनको परचेज़ करता है? अब देखो, एमएसपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन एमएसपी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, मान लीजिए हमने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ₹30 डिक्लेयर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मर्स को हमें ₹30 में ही देना है। मार्केट अगर ₹40 में आपसे गेहूँ खरीद रहा है, तो जाओ जाकर के मार्केट में बेचो। अगर मार्केट में कम है प्राइस, तो हम मिनिमम ₹30 में तो आपसे खरीदेंगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट कैसे खरीदेगी? इसके लिए एफसीआई है। ये सिर्फ अकेली एजेंसी नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है परचेज़ करेगी, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे परचेज़ करेगी? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, एक चैनल ये है। और जो डेज़िग्नेटेड स्टेट एजेंसीज़ है, नॉर्मली जो स्टेट की एपीएमसी मंडीज़ है ना? उनसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज़ करके अपने गोदामों में वो रख देगी, और एफसीआई के गोदामों में ही नॉर्मली ये रखा जाता है ना? दूसरी बात है जो पल्सेस ऑयल सीड और कोपरा है ना? नारियल, इनको जो है, इनको परचेज़ करने के लिए, राइट? इनको परचेज़ करने के लिए एक अलग से स्कीम भी है, प्राइस सपोर्ट स्कीम। है ना? तो ये पीएम आशा का ही एक कंपोनेंट है, प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसमें जो प्राइस का डिफरेंस है, डिफरेंशियल प्राइस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर देती है। बट इस वाली स्कीम को तभी इन्वोक किया जाएगा अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट कोई रिक्वेस्ट करे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंसिडर करेगी कि हाँ, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है लगाई जाए। समझ रहे हो? और पीएम आशा के तहत जो इस पर्टिकुलर स्कीम, पीएम आशा के तहत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज़ कर रही है, पीएम आशा के तहत, तो उसमें एफसीआई के साथ-साथ कुछ और प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ भी होती है। नाफेड हो गया, है ना? एनसीसीएफ,
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन, कॉटन को देखिए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही एमएसपी में भी खरीदती है, जूट पे भी एमएसपी लगती है, तो इसको जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही खरीदती है। समझ रहे हो, इसे एफसीआई नहीं खरीद रही है, एफसीआई के गोदामों में मतलब ऐसे स्पेशलाइज्ड गोदाम नहीं है। ये आपको थोड़ा सा इसमें अगर डिफरेंस पता हो तो वो बेटर रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो ये ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे उन्होंने बहुत बार पूछा हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में जो जूट बोर्ड है वो कौन से उसके अंदर आता है ना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आप मुझे बताएंगे कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्वेश्चन आया हुआ है, रबड़ बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 1 मिनट, है ना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। पीएम आशा के तहत ही एक और स्कीम है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये कब आती है ना, ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, मार्केट में उस वक्त इंटरवीन करेंगी हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज के लिए और एग्रीकल्चरल कमोडिटी के लिए, नॉर्मली उन कमोडिटीज के लिए जो पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं उनको इसमें कवर किया जाता है। और ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ही मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आती है। अब इस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का भी फॉर्मूला वही है कि भाई जो फार्मर्स हैं कहीं वो डिस्ट्रेस सेल ना कर दें। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, मान लो टमाटर की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई तो फार्मर्स 2 रुपए 3 रुपए में भी बेचने में मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसे में जब डिस्ट्रेस सेल हो रही हो तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के पीएम आशा के तहत वहां पे या तो खुद वो परचेज करेगी या फिर प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, है ना। खुद परचेज करने के लिए ग्रीन टॉप जैसी स्कीम्स हैं, प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के वो बोलेगी कि अच्छा हम एग्रीबल प्राइस रखते हैं 30 रुपए पर केजी मार्केट, और मार्केट में अभी 10 रुपए का है, तो ये जो 20 रुपए का डिफरेंशियल पेमेंट है ये हम पे कर देंगे मार्केट इंटरवेंशन के थ्रू। ये हुआ आपका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। सारी स्कीम्स लगभग लगभग एक ही उसमें चलती है। हालांकि ये जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, इसको इन्वोक करने के लिए जो पिछले साल का नॉर्मल प्राइस था, पिछले नॉर्मल ईयर का जो प्राइस था, मान लो 20 रुपए टमाटर का प्राइस हो, तो उसके कंपैरिजन में एटलीस्ट 10% डिक्रीज जैसे ही होता है, तो 20 का 10 तो यार ये तो बहुत कम हुआ, 2 रुपए डिक्रीज जैसे ही हो गया तो एलिजिबल हो जाता है वो पर्टिकुलर स्टेट इस स्कीम को इन्वोक करवाने के लिए। मतलब एटलीस्ट अप्लाई कर सकता है सेंटर के सामने कि भाई आओ आकर के मार्केट इंटरवेंशन करो, है ना। बाकी यही है, इसके दो अलग कंपोनेंट है एक्चुअली मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के। एक प्राइस सपोर्ट स्कीम है, ठीक है, और एक ये प्राइस डिफरेंशियल पेमेंट है कि जो डिफरेंशियल प्राइस है वो डायरेक्टली फार्मर्स को पे कर दिया जाए, है ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के ही हिस्से, है ना। बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन ये एटलीस्ट पता हो कि हाँ एजेंसीज बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है। 3-4 स्कीम्स हैं जिसके तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इन चीज़ों को। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि 10,000 जो एफपीओज हो उसे हम इस्टेब्लिश करें, इससे ज़्यादा, है ना, इसके बारे में उतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, भारत टैक्सी, भारत टैक्सी भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, इसके तहत सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ये क्रिएट की गई है। भारत टैक्सी ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एक ऐसा ऐप है, ये उबर वगैरह को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ये जस्ट ड्राइवर सेंट्रिक है और पीपल सेंट्रिक है कि भैया ड्राइवर को भी मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। उबर वगैरह क्या करते हैं, 20-30% अपने पास रख लेंगे, आपने 100 रुपया पे किया, 20% वो अपने पास प्लेटफॉर्म फीस रख देंगे, इनकी मिनिमम प्लेटफॉर्म फीस है, क्योंकि ये ड्राइवर्स, है ना, टैक्सी ड्राइवर की ही कोऑपरेटिव है, एक टैक्सी एग्रीगेटर के तौर पे काम कर रही है। बाकी हमें उतना ज़्यादा इसमें जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत गवर्न की जा रही है, समझ रहे हो। तो ये है, ये आपको थोड़ा आइडिया इसका रहना चाहिए। ये किसी स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत नहीं है। अगर वो आप बोले कि आपको बोले कि ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, नहीं, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर फिर से देखिए ये ब्रिक्स पे फिर से आ गया, पिछले कल भी हमने देखा, उससे पिछले कल भी हमने देखा। तो इसीलिए देखिए खूबसूरती यही है पीआईबी की, आपको रटना नहीं पड़ेगा चीज़ें, हर रोज़ वही चीज़ें आती रहेगी। जैसे ब्रिक्स अभी पूरे साल चलता रहेगा, तो प्रहलाद जोशी ने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीट को जो है उड़ीसा में, अभी ये जानने की उतनी ज़रूरत है भी नहीं, है ना,
तो ब्रिक्स के चेयरमैनशिप अभी इंडिया की है। आप मुझे बताएँगे पिछले चेयरमैन कौन थे, आगे कौन रहेंगे? और हम देखिए तीसरी बार पढ़ रहे हैं कि ब्रिक्स की इंडिया की जो थीम है वो भी ब्रिक्स ही है। ब्रिक्स की इंडिया की थीम ब्रिक्स ही है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, को कॉर्पोरेशन, है ना? ये क्या? कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे कोर्स को, है ना, का वेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको पूरा सारे के सारे यूपीएससी के पीवाईक्यू थीम वाइज़ कवर मिलेंगे, करंट लिंकेजेस के साथ, है ना, प्रीलिम्स पीवाईक्यू, एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन ओरिएंटेड वीडियोज़, इसमें लगभग 150 घंटे का इस कोर्स में आपको कंटेंट मिलेगा। पीवाईक्यूज़ के थ्रू करंट अफेयर्स को उसमें लिंक करके बहुत ही ईज़ी मैनर में एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज़ आवर ऑफरिंग, यू कैन, है ना, दिस हैज़ बीन आवर फ्लैगशिप इनिशिएटिव सिंस लास्ट 3-4 इयर्स, और इससे हर साल 30-35 क्वेश्चन आए भी हैं। 2026 में भी आए थे, प्रूफ की वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल के रखी हुई है। आप जाकर के देख सकते हैं, है ना? फिर ऐसे ही साइंस एंड टेक का भी ये देख लेना। 2023 से लेकर के जितना भी अपडेट्स साइंस एंड टेक के रहे हैं, वो सब इसमें मैंने कवर किए हुए हैं। हालाँकि काफ़ी बड़ा है, लगभग 40-45 घंटे का ये कोर्स है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ज़रूर है, आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फिर देखिए कमीशन ऑन एयर क्वालिटी, है ना? ये जो बनाया गया है दिल्ली के लिए, ठीक है? तो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो दिल्ली एनसीआर के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था 2021 में, इन्होंने कुछ एक नए मेजर्स लिए हुए हैं। हमें वो मेजर्स पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये मेजर्स ना सीएनडी वेस्ट के लिए है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन साइट के वेस्ट के लिए। तो इंडिया में सीएनडी वेस्ट जो है एक नया, है ना, एक दिन इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था राज्यसभा टीवी में, तो इसलिए सीएनडी वेस्ट काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है रिसेंट ईयर्स में। क्यों? क्योंकि जितना भी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन का वेस्ट है इंडिया में, 1 से 2% ही प्रोसेस हो पा रहा है। और जितना भी प्रोसेस ये होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट माने आपने कोई बिल्डिंग गिरा दी, उससे जो भी वेस्ट मलबा निकला, उसकी हम प्रोसेसिंग ही नहीं कर रहे हैं यार। और उसमें बहुत ज़्यादा हेवी मेटल होती है, पेंट में हेवी मेटल है, रेत से इतने, है ना, उससे उससे लीचिंग होगी, आपका आयरन इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। उल्टा आपने जो रेत खरीद के उसमें लगाई थी, पैसा भी तो वेस्ट हो रहा है। अगर आप उसको थोड़ा-सा भी माइनर प्रोसेसिंग करो, तो भाई उसे आप बहुत अच्छी एक एक एम सैंड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसे प्रमोट करने की सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन जितना भी 1-2% अभी प्रोसेस इंडिया में हो पा रहा है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा दिल्ली में प्रोसेस हो रहा है ना? 75% जो है दिल्ली एनसीआर में ही प्रोसेसिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। लेकिन हमारा सीएनडी वेस्ट इतना ज़्यादा है, जो हमें जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि बिल्डिंग सेक्टर लगभग 8% जो है, 8, आप कमेंट सेक्शन में एग्ज़ैक्ट मुझे बताइए, लगभग 8% के आस-पास जो है बिल्डिंग सेक्टर ही कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है ना? तो ये आपको थोड़ा इसमें सीएनडी उसके लिए जानना ज़रूरी है सर्कुलर इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में। अच्छा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इस पे चौंकने वाली बात है कि यूपीएससी ने बाकी सब पे सवाल पूछा, ग्रैब पे ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है, बाकी सारी बॉडीज़ पे, ईपीसीए पे ऑलरेडी सवाल पूछा गया था, हालाँकि ईपीसीए तो बनी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे थी इनिशियली। तो ये सीएक्यूएम पे अभी तक सवाल नहीं पूछा है। याद रखना ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2021 में सीएक्यूएम एक्ट जो है पास किया गया था, ये पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए बनाई गई थी। दिल्ली एनसीआर का मतलब है इसमें मल्टीपल स्टेट्स आते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। इन सारे स्टेट्स में ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन एनसीआर रीजन में इसका है। ये क्या-क्या कर सकती है? भाई ये बाइंडिंग डायरेक्शन इश्यू कर सकती है। स्टेट्स पे वो बाइंडिंग होगी। वायलेटर्स को फाइन कर सकती है ताकि एयर क्वालिटी अच्छी बनी रहे। नॉन कंप्लायंट यूनिट्स को भी ये फाइन कर सकती है। और जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है, जीआरएपी, जो दिल्ली में लगता है कि अच्छा इस दिन ये करो, उस दिन ये करो, है ना? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, है ना? लेवल 4 में मान लो स्कूल वगैरह बंद कर दो। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो अब इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि पहले है ना? पहले ईपीसीए करती थी, अब जो है ये सीएक्यूएम उस जीआरएपी को इम्प्लीमेंट करता है, डस्ट कंट्रोल मेजर को करता है, ठीक है? और बहुत सारी सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट चीफ सेक्रेटरी वगैरह के साथ ये कन्वर्जेंस में काम करते हैं। अब देखिए क्लाउडेड लेपर्ड डे था, इस पे, है ना, इंडिया ने बहुत रिसेंटली एक क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान लाया हुआ है। तो क्लाउडेड लेपर्ड इज़ वन ऑफ द बिग कैट्स, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है लॉन्च किया था। ये कब और कौन-सी, है ना, ऑर्गनाइज़ेशन का मेंबर रहते हुए लॉन्च किया था, पहली बात। और इसमें जो 8 बिग कैट्स हैं, क कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में आप उनका नाम, है ना, लिखिए। देखिए ये ना एक्टिव रिकॉल के कुछ टेक्नीक होते हैं, आपको याद आती रहेगी, इसी से रिवीजन होगा।
तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने मेंबर है और कितनी कैट्स और कौन-कौन सी कैट्स इसमें कवर्ड है। तो क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है, ये इंडिया ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और यूएनडीपी ने मिल करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चलाया है। यहीं से आपको पता चल रहा है कि अच्छा क्लाउडेड लेपर्ड इंडिया में कहाँ कौन से एरिया में है ज़्यादा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है ना? और 14 प्रायोरिटी लैंडस्केप इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम के अंडर ये कवर्ड है, उतना भी फिर वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये, इस प्रोग्राम के तहत हम ईडीएनए का एनालिसिस करते हैं। कैमरा ट्रैप, कुंगरा ट्रैप वगैरह तो यूज़ होंगे ही होंगे ऑलरेडी, क्योंकि हमें देखना है कि अच्छा क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ जा रहे हैं, क्या उनका हैबिटेट है, तो वो तो ठीक है। ईडीएनए का भी इसमें एनालिसिस होता है। ये क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। एम स्ट्राइप्स ऐप ऑलरेडी यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है, आप जाकर के देख लेना। 2016 या 2017 में पीवाईक्यू एम स्ट्राइप्स ऐप पे आया हुआ है। एम स्ट्राइप्स ऐप क्या है? देखिए, ये एनटीसीए ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलाकर के ये एम स्ट्राइप ऐप चलाया हुआ है। काम क्या है इसका? लॉ एनफोर्समेंट करवाना, है ना? इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को चेक करना, ये देखना कि अच्छा जो टाइगर्स हैं, स्पेसिफिकली ये टाइगर्स के लिए, और इसको लायन मॉनिटरिंग भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इनकी मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया ये एक ऐप है। एनटीसीए इसको चलाती है ना, इस ऐप को। और पेट्रोलिंग एफर्ट वगैरह, मतलब ये ऐसा है कि जो फॉरेस्ट गार्ड है ना वहाँ पे टाइगर रिजर्व्स में, वो इस ऐप को यूज़ करते हैं और इसके थ्रू डेटा वगैरह अपडेट करते हैं कि अच्छा ये वाला बाघ हमने यहाँ स्पॉट किया, है ना? इस टाइप से। अब देखो, और ये जो है जीपीएस वगैरह से कनेक्टेड है, ठीक है। ईडीएनए क्या होता है? एनवायरनमेंट डीएनए भी यहाँ पे एनालिसिस होता है। एनवायरमेंटल डीएनए क्या है? मान लो आपकी स्किन है ना? म्यूकस है, फेकिस है, हेयर है, जो भी आपकी बॉडी से निकलता है, उसमें उससे ना डीएनए भी निकलता है साथ में। आपने नाखून काटा, उससे डीएनए निकला, उसे ईडीएनए कहते हैं, एनवायरमेंटल डीएनए। ये भाई साहब एक बहुत बड़ा क्राइसिस भी है आइडेंटिटी का, कि आप मान लो नाखून भी ऐसे ओपनली नहीं काट सकते, क्योंकि कोई आकर के उसका मिसयूज़ कर सकता है। और आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मान लो अगर डीएनए रिलेटेड डेटा लीक हो गया, तो आपका पूरा वो बीमारी का डाटा जान लेगा कि अच्छा ये तो आप हैं। तो खैर जो भी हो, एनवायरमेंटल डीएनए ऐसा डीएनए होता है जो आपने एनवायरनमेंट में छोड़ रखा होता है। देखो, इसका यूज़ यही है कि भई आप कलेक्ट कर सकते हो इस एनवायरमेंटल डीएनए को, बजाय आप पे कोई घात किए। और इसका यूज़ हो सकता है बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग के लिए, ये देखने के लिए कि अच्छा ये पर्टिकुलर शेर कहाँ गया। इन्वेसिव स्पीशी को डिटेक्ट करने के लिए कि अच्छा ये पर्टिकुलर इन्वेसिव स्पीशी यहाँ पे है क्योंकि इसने अपना डीएनए छोड़ रखा है एक्सक्रीटा में। एंड मैपिंग द मैराइन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एटसेट्रा, बहुत सारे कामों में ईडीएनए यूज़ हो सकता है ऑलरेडी। बढ़िया सवाल इससे बन सकता है। और लिमिटेशन भी इसकी लेकिन है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट ऐज को नहीं बताता है। किसी भी स्पीशी वगैरह के हेल्थ स्टेटस वगैरह, उसके लिए डीएनए बार कोडिंग अलग से, ऐज वगैरह के लिए बार कोडिंग का यूज़ होता है, डीएनए बार कोडिंग एटसेट्रा। स्पीशी की डिफरेंशिएशन के लिए उनका एक अलग से, है ना, चीज़ यूज़ होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए बार कोडिंग का। डीएनए डिग्रेड्स ओवर टाइम डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है? क्यों? क्योंकि यूवी लाइट जो है वो आपके डीएनए की डिग्रेडेशन कर देती है, तो डीएनए डिग्रेड भी होता है, ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगली बात, गवर्नमेंट स्ट्रेंथन्स डेयरी डेवलपमेंट, लाइवस्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनिमल हेल्थ प्रिपेयर्डनेस अक्रॉस इंडिया। अब इस पे मैंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ये एक एमसीक्यू बनाया हुआ है ना? अच्छे से इसे अटेम्प्ट कीजिए। विद रेफरेंस टू द मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to strengthen dairy livestock sectors, consider the following statement. National Program for Dairy Development provides a central statutory price ceiling to mandate uniform milk procurement prices across all states. फिर पशुजन्य युद्ध अभ्यास was conducted as a national mock exercise to prevent zoonotic diseases. फिर आता है कि अच्छा मैत्री करके एक जो है ये मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टेक्नीशियन इन रूरल एरिया है, they are trained under राष्ट्रीय गोकुल मिशन to enhance genetic improvement of artificial insemination coverage. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो, नॉर्मली ऐसा होता है, आप एक सेंट्रल स्टेटरी प्राइस अगर अलग अलग स्टेट के लिए रख रहे हैं ना, तो वो एक बहुत ही नीच इकोनॉमिक हरकत होगी क्योंकि स्टेट टू स्टेट ना डेयरी के कॉस्ट बदलते हैं। तो पहले ही आप इसे जो है वो कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इस प्रोग्राम के तहत है वो डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में स्टेट के साथ कंसल्टेशन करके जो है डेयरी के प्राइसेस रखे जाते हैं। तो 2 एंड 3 इज़ करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये जो मैत्री है इनिशिएटिव, ये जो डेयरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व जो लोग हैं, है ना? या फिर जो डेयरी जैसे आपके एनिमल
जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उन टेक्नीशियंस को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा पाए इम्प्रूव्ड ब्रीड्स का, उसको ट्रेन करने के लिए मैत्री इनिशिएटिव लाया गया है। और ये हाँ, पशुजन्य युद्ध अभ्यास जो है, ये तो ऑब्वियसली जूनोटिक डिजीज को रोकने के लिए एक अभ्यास किया गया था। अगली बात है, पीएमजेएवाई पे एक अपडेट आई है। ये क्या है कि भाई चलो ठीक है, 5 लाख पर फैमिली तो 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन को कवर करने के लिए जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल थी, उसमें तो पीएमजेएवाई लगाया गया है। अब जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जो सरकारी नॉर्मली इन्हें कंसिडर किया जाता है कि सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, आंगनवाड़ी हेल्पर हो गए, इन्हें भी अब इसमें इंक्लूड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट क्या बनाएंगे वो, कि सिर्फ इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिली इसमें इंक्लूडेड नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि उनकी इनकम भले वो लाखों करोड़ की इनकम होगी, बावजूद इसके 70 साल से बड़े जो बूढ़े होंगे ना, ऐसे 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये एक अपडेट है पीएमजेएवाई पे, आप जो है इसे याद रख सकते हैं। फिर इस पे ऑलरेडी यूपीएससी का पीवाईक्यू आया है, सूर्य घर हर घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में लॉन्च हुई थी ये, और प्राइम मिनिस्टर जी का ऑब्जेक्टिव है कि 300 यूनिट पर मंथ जो है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को दी जाए बिजली। तरीका क्या होगा फ्री बिजली देने का, कि भाई उन सारे हाउसेज में आप क्या करेंगे, आप जो है रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएंगे, और उसके लिए हम सब्सिडी देंगे। अगर 1 किलोवाट का सिस्टम है तो 30,000 सब्सिडी, 60,000 सब्सिडी, 78,000 सब्सिडी, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए अलग से सब्सिडी का प्रोविज़न है ना। तो ये देखिए, ये आपकी सब्सिडी का स्ट्रक्चर है, याद रटना नहीं है आपने, ये याद रखना है कि अच्छा अलग-अलग सिस्टम्स 3 किलोवाट एंड अबव, मतलब सीलिंग इसमें 78,000 है, अपर सीलिंग भी है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, अपर सीलिंग भी है और ये इसकी अपर सीलिंग है, राइट। तो आप मुझे बताएंगे स्वामित्व स्कीम जो है वो कौन सी उसके अंडर आती है ना। तो कुसुम स्कीम भी जो है वो कौन से उसके 3 कंपोनेंट, चलो वो किसी दिन और अलग से जब कवर होगी उसमें अच्छे से कवर करेंगे। कमेंट सेक्शन में ये बताओ स्वामित्व स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। फिर इसमें आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। मान लो आपने 3 किलोवाट का वो रूफटॉप सोलर ग्रिड लगाया। अब भाई साहब रूफटॉप सोलर आपकी 3 किलोवाट की एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, आपकी 1 ही किलोवाट है, तो जो 2 किलोवाट होगी ना, उसे आप ग्रिड में बेच सकते हैं, है ना? डिस्कॉम को बेच सकते हैं। डिस्कॉम क्या करेगी अब? नेट मीटरिंग करेगी। नेट मीटरिंग क्या होता है? उसने आपको जितनी इलेक्ट्रिसिटी बेची और आपने उसको जितनी इलेक्ट्रिसिटी बेची, उसके बीच का जो डिफरेंस है, वही चार्ज किया जाएगा। अगर आपने उसे ज़्यादा बेच दी, तो वो आपको पे करेगी पैसा। अगर उसने आपको ज़्यादा बेची थी, आपके कंजम्पशन के टाइम पे, तो आप उसे उतना ही पैसा करेंगे जो कि नेट बचेगा। एलिजिबिलिटी भाई वो सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसके पास शैडो फ्री अपनी एक रूफटॉप होनी चाहिए, है ना? और उसने कोई दूसरी सब्सिडी ना ली हो, यही एलिजिबिलिटी है। फिर देखिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम भी है। भारत ब्रांड करके एक नया फर्टिलाइजर ब्रांड लॉन्च किया गया है। क्यों? ताकि लोगों को ना कंफ्यूजन होता था कि अच्छा ये ब्रांड की लगाएं, वो ब्रांड की लगाएं, कौन से ब्रांड का फर्टिलाइजर लगाएं। तो सरकार ने बोला हम भारत ब्रांड के जो जिन जिन फर्टिलाइजर को हम सब्सिडी देंगे, भारत ब्रांड का सब्सिडी हम अलग से एक ब्रांड है ना लाएंगे। अब इसमें जितनी भी सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर है वो सारे कवर्ड है। इसमें आपको यूरिया भारत ब्रांड का मिलेगा, डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और एनपीके जो है, ये सारे फर्टिलाइजर आपको भारत ब्रांड के अंडर मिलेंगे। फर्टिलाइजर से रिलेटेड ही पीएम प्रणाम करके भी एक स्कीम लाई गई है। पीएम प्रणाम क्या है भाई? होता क्या है, हम लोग ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ओवर यूज़ करने लग गए हैं। उसकी वजह से सॉइल क्वालिटी का, है ना, पंजाब में देखिए ऊसरा सॉइल उसे हम कहते हैं, बहुत ही ऊजड़ करके वहाँ पे सॉइल बन चुकी है। तो इसकी वजह से सॉइल सैलिनेशन सिंड्रोम को रोकने के लिए पीएम प्रणाम स्कीम लाई। ये क्या स्कीम है? ये कहती है कि भाई हम जो है ना, 2023 में ये लाई गई थी स्कीम। हम क्या करेंगे, हम स्टेट्स को सब्सिडी दे देंगे, स्टेट्स को इंसेंटिव दे देंगे। स्टेट्स को बोलेंगे कि आप किसी भी तरीके से फर्टिलाइज़र की जो कंजम्पशन है उसे कम करो। मान लीजिए आपने 100 किलो पहले फर्टिलाइज़र देना था, उसमें हम सब्सिडी देते थे 20 रुपए आपको। आपने कम करके अब सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 केजी जो है ना? 50 केजी फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन किया। ये जो 20 रुपए हम पहले सब्सिडी देते थे, दैट मीन्स अभी किसानों को कितनी गई सब्सिडी? 10 रुपए। 10 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बच गए। 10 रुपए बच गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला स्टेट्स, ये जो पहले किसानों के पास जाता था ना 10 रुपए, हम अब क्या करेंगे, इसका 95% अब आपको दे देंगे। आप कम तो करवाओ, यूजेज कम तो करवाओ। दैट मीन्स 9.5 रुपीज भाई साहब अब स्टेट्स को मिल गए। तो स्टेट अपने मजे मारेगा क्या इसके? नहीं।
इस 9.5% का 65% उन्हें जो है किसी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट में जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। 30% वो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा में यूज कर सकते हैं। सीधी बात इतनी सी है, ज़्यादा हमने बकवास करनी नहीं है। तो ज्वाइन कर लो। मैं ज़्यादा इसमें आपको क्या बोलूँगा, आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है और ये जो है साइंस एंड टेक का कोर्स है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में यार पार्टिसिपेट करते रहिए, क्योंकि मुझे फिर लगता है कि हाँ, ज़िंदा लोग हैं कोई, है ना, जो मुझसे इंटरैक्ट भी करते हैं और मैं अपने से ही नहीं कर रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको मिल रही है कहाँ? जाइए टेलीग्राम चैनल पे, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसमें आइए, है ना? वहाँ आप मुझसे मिल भी सकते हैं। पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी, civilspot.in पे जाकर के मेरे बारे में आप जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल। बाय, बाय, बाय।